जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान मुंह ताकता रहा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भेज दिए अपने दूत। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकिस्तान को दूध में गिरे मक्खी के तरह निकाल फेंका है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे कैसे व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद ट्रंप का भारत में अपने दूत को भेजना ज्यादा परेशान करने वाली बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान में दूत भेजा है दोस्तों, पाकिस्तान की तो आत्मा ही निकल चुकी है। बताएंगे क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा। इसी बीच आपको बताएंगे रशिया की भारत के दुश्मन से दोस्ती की सबसे बड़ी खबर। जिन्ना के मजार पर श्रद्धांजलि, पाकिस्तानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास। बताएंगे रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती को भारत के लिए बहुत खतरे के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे भारत ने बांग्लादेश को दे दिया बहुत बड़ा झटका। रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलवा दो, जिसके बाद दोस्तों इस प्रोग्राम में आमने सामने होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं होगी मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बताएंगे किसने ये बड़ा बयान दिया है, किसने ये जानकारी दी है। इसी बीच आपको बताएंगे अगर आप भी मोबाइल फोन चलाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी और जरूरी खबर लेकर आए हैं दोस्तों। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश, भारत और भारतीय सेना का दिल से और पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया। अमेरिका ने भारत और अफगानिस्तान में भेज दिए अपने दूत। कैसे धोखा दिया पाकिस्तान को ट्रंप ने, बता दे। व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं दोस्तों, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अपने दूत को भेजा है पाकिस्तान। इस मामले से ज्यादा परेशान नहीं होने वाला था कि तभी पाकिस्तान के कान में एक खबर गूंजी कि अमेरिकी दूत को अफगानिस्तान भी भेजा गया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। दरअसल अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी ने गुरुवार को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कैदियों की अदला बदली को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप प्रशासन ने अपने खास दूत को काबुल भेजा था। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कैदी मामलों के लिए अमेरिका के विशेष दूत एडम बॉहलर कर रहे थे, जबकि उनके साथ अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष दूत जुल्म खलीलजाद मौजूद थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अमेरिका में अफगान नागरिकों के लिए अमेरिका की तरफ से काउंसलर सेवाएं प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा की है। दोस्तों, इतने सालों में पहली बार ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका और तालिबान के बीच में बातचीत हुई है। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली पर हुई बातचीत आपसी विश्वास बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की चेयरमैन तुलसी गैबार्ड को भारत भेजा था, जहां उन्होंने भारत सरकार के तमाम बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जल्द ही भारत यात्रा पर आने वाले हैं। हालांकि भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप का करीबी रिश्ता फिर भी पाकिस्तानी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तालिबान के साथ ट्रंप प्रशासन की डायरेक्ट डील ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दी है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हमेशा से दुधारू गाय की तरह रहा है। इसके अलावा तालिबान अब ग्लोबल लीडर्स से डायरेक्ट डील करने लगा है, जिससे क्षेत्र में उसे मान्यता मिलने की संभावना और ज्यादा मिलने लगी है। जी हाँ, पाकिस्तान दोस्तों मान रहा था कि ट्रंप प्रशासन तालिबान से बात करने के लिए पहले पाकिस्तान से कहेगा कि तुम हमारी बात करवाओ अफगानिस्तान और तालिबानियों से, जिससे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में घुसने का एक मौका और बन जाएगा। पाकिस्तान पहले की ही तरह एजेंट की भूमिका में आना चाह रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसके इस अरमान को आंसुओं में तब्दील कर डाला, बदल डाला। चाइना पहले से ही तालिबान के साथ सीधी बातचीत करता आया है, जिसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान कार्ड अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए ये शर्म की बात है कि ट्रंप प्रशासन ने अभी तक शहबाज शरीफ की सरकार से कोई संपर्क नहीं किया है, जो बताता है कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की अब कोई औकात नहीं, पाकिस्तान की अब कोई वैल्यूज नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही विस्तार से हमने आपको खबर बताया है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट में भारत महान जरूर लिखिएगा। यहाँ तक कि दोस्तों खुद पाकिस्तानी भी शहबाज शरीफ को सीख देते रहते हैं कि भैया शहबाज, थोड़ा सा मुस्लिम देशों के चंगुल से भी बाहर निकलो, और भी बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, जरा उनके साथ भी रिश्ते बेहतर करो। लेकिन शहबाज शरीफ अपनी चाल के पीछे बर्बाद होते नजर आ रहे हैं
हैं दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर एक तरफ अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को धोखा तो दूसरी तरफ क्यों भारत का सबसे बेहतरीन भाई, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन साथी रशिया पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहा है। दोस्तों बता दें, जिन्ना के मजार पर श्रद्धांजलि, पाकिस्तानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास। दोस्तों रशिया और पाकिस्तान तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है। अभी तक रशिया ने भारत से दोस्ती के चलते पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी हुई थी, लेकिन बदले भू राजनीतिक इक्वेशंस यानी समीकरण ने इन दोनों देशों को करीब आने पर मजबूर किया है। रूस और पाकिस्तान ने हाल ही में ही एक नौसैनिक अभ्यास को भी अंजाम दिया है। इसमें रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत शामिल थे। पिछले साल ही रशिया और पाकिस्तान ने मालवाहक जहाजों के जरिए सीधे व्यापार को भी शुरू किया है। पाकिस्तान ने रशिया से सीमित मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की भी खरीद की है। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना और रूसी नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरेबियन मॉनसून 6 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिससे समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त रूसी नौसेना के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की और मज़ार-ए-कायद पर पुष्पांजलि अर्पित कर पाकिस्तान के संस्थापक को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान पहुंचे रूसी युद्धपोतों में फ्रिगेट RFS रेज़की, RFS अल्दार, तसी डेंजा पोव और मध्यम समुद्री टैंकर RFS पेचेंगा शामिल है। रूसी नौसेना के युद्धपोत लंबे समय के अंतराल के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। दोस्तों वाकई में इस खबर ने भारत को भी चौंका कर रख दिया है, क्योंकि भारत का बेहतरीन भाई माने जाने वाला रशिया आखिर न जाने क्यों पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है इसके पीछे बड़ा कारण जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान के साथ रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन लगातार संपर्क साध रहे हैं? क्या लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत ने बांग्लादेश को दिया सबसे बड़ा झटका। बिम्स्टेक में पीएम नरेंद्र मोदी जी का मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कराने से किया साफ इनकार। जी हां, भारत ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत ने बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यानी बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच द्विपक्षीय बैठक कराने से इनकार कर दिया। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अगले महीने 2 से 4 अप्रैल को आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इस दौरान ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी जी और यूनुस एक बहुपक्षीय कार्यक्रम में एक दूसरे के सामने होंगे, लेकिन इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी। दोस्तों बांग्लादेश ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक कराने का अनुरोध किया था। इस बात की पुष्टि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने की थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी ANI को बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए भारत से कूटनीतिक संपर्क किया था। जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में स्थिति सही नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक सही नहीं है। हालांकि इस बहुपक्षीय कार्यक्रम में एक दूसरे के सामने आमने होने पर मुलाकात या अभिवादन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे अलावा किसी भी द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद नहीं है। हमने आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर भारत ने यह बिल्कुल सही और तगड़ा फैसला लिया है? दोस्तों आप लोगों की क्या है इस पर राय, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बांग्लादेश के सूचना सलाहकार का सबसे बड़ा बयान, दिसंबर में होंगे चुनाव, तैयारियां करें सभी सियासी दल। जी हाँ, बांग्लादेश के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश में दिसंबर में तय समय पर चुनाव होंगे। उन्होंने सभी सियासी दलों से अपील की है कि वे चुनावी तैयारियां शुरू करें। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी। आलम ने कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि चुनाव समय पर होंगे। ये इस साल के अंत में दिसंबर में तय है। एक समय सीमा पहले ही तय की जा चुकी है और चुनाव उसी समय सीमा के भीतर होंगे। सभी को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डेली स्टार अखबार की खबर के मुताबिक उन्होंने उम्मीद जताई है कि चुनाव समय पर होंगे अगर सभी राजनीतिक दल जिम्मेदारी से काम करें, किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से बचे और राज्य के अंग सही तरीके से सहयोग करें। हाल ही में यूनुस ने कहा था कि अगर सियासी दल कम सुधारों पर सहमत होते हैं तो अंतरिम सरकार दिसंबर में चुनाव कराएगी, लेकिन अगर सियासी दल ज्यादा सुधारों की मांग करते हैं तो चुनाव में कुछ महीनों की देरी हो सकती है। दोस्तों साथ ही बांग्लादेश के लिए सिर दर्द बन चुका है रोहिंग्या। मोहम्मद यूनुस ने किया कबूल, कहा अब दुनिया हमारी मदद करे, हम हाथ जोड़ रहे हैं। जी हाँ, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने रोहिंग्या लोगों की दुर्दशा को लेकर दावा किया है कि ये लोग नस्लीय भेदभाव के शिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय
भेदभाव उन्मूलन दिवस पर शुक्रवार को मोहम्मद यूनुस ने कहा कि साल 2017 से बांग्लादेश 10 लाख से अधिक जबरन विस्थापितों को शरण दी है, लेकिन वापस फिर से इनका म्यांमार जाना ही इस समस्या का अस्थायी समाधान है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने दुनिया के देशों से आह्वान किया है कि वे रोहिंग्या को वापस उनके अपने देश म्यांमार भेजने के लिए सक्रिय रूप से शामिल हो। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, किसी देश के प्रति नफरत और उससे संबंधित सभी प्रकार की असहिष्णुता से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस साल सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन यानी ICERD को अपनाए जाने की 60वीं वर्षगांठ है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच शांति में क्या है सबसे बड़ा रोड़ा। विदेश मंत्रालय ने जाकिर नाइक को लेकर भी लताड़ा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के बाद से ही सीमा विवाद जारी है। दोनों देशों के बीच शांति को लेकर कई कोशिश हो चुकी है, लेकिन अब सब कुछ नाकाम रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भारत की तरफ से शांति के हर प्रयास का जवाब पाकिस्तान ने शत्रुता और विश्वासघात से दिया। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय रूप से समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और इसे शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया। भारत ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक की मेजबानी करने के लिए भी पाकिस्तान की आलोचना की। बता दें कि जाकिर नाइक को साल 2016 में भगोड़ा घोषित किया गया था और भारत में उस पर कई धाराओं में केस दर्ज है। उसके बाद से ही भारतीय एजेंसियां उसे वापस भारत लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह की शुरुआत में लाहौर में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी तथा पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से जाकिर नाइक की मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि उसे पाकिस्तान में सम्मानित किया गया हो। ये दर्शाता है कि उनके मेजबानों का दृष्टिकोण कैसा है और हमारे लिए इसका क्या मतलब है। भारत में वांटेड व्यक्ति को इतना समर्थन देने के संदर्भ में इसका क्या मतलब है। साथ ही साथ आपको बता दें, मॉस्को कर रहा बहुत बड़ी प्लानिंग। आखिर क्यों किम जोंग उन से मिलने उत्तर कोरिया पहुंचे रशिया के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने हाल में ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सहायता के लिए रशिया में अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब रशिया के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास ने बताया है कि रशिया के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे हैं और किम जोंग उन सहित उत्तर कोरिया के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। शोइगु किम के साथ क्या चर्चा करेंगे, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। उत्तर कोरिया के आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने शोइगु के नेतृत्व में एक रूसी प्रतिनिधि मंडल के आगमन की पुष्टि की है, लेकिन उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में नहीं बताया है। दोस्तों, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरिया रशिया को भारी मात्रा में पारंपरिक हथियार मुहैया करा रहा है और पिछले साल उसने रशिया को करीब 10,000 से 12,000 सैनिक भी भेजे थे। साथ ही साथ आपको बता दें, लद्दाख में सड़क हादसे में सेना के 2 जवानों की मौत की सबसे बड़ी खबर। लद्दाख में हुए एक सड़क हादसे में अपने सेना के 2 जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुए हादसे में जान गंवाने वाले जवानों की पहचान हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार के रूप में हुई है। लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि GOC फायर एंड फ्यूरी कोर और सभी स्तर के कर्मचारी हवलदार किशोर बारा और सिपाही सूरज कुमार को सलाम करते हैं, जिन्होंने 20 मार्च 2025 को लद्दाख में कर्तव्य के निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान ने उठाया सबसे बड़ा कदम। 8 लाख से अधिक अफगानों के साथ क्या किया गया, बता दें, दरअसल पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया लगातार जारी है और 20 मार्च तक 8 लाख से अधिक लोगों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने 31 मार्च की समय सीमा तय की है, जिसके तहत अवैध रूप से रह रहे लोगों और अफगान नागरिक कार्ड धारकों को देश छोड़ना होगा। इसी के तहत अब तक 8,74,282 अफगानों को पाकिस्तान से वापस भेजा गया है। दोस्तों, सरकार ने यह कदम आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं के चलते उठाया है। अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस प्रक्रिया में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अफगानिस्तान लौटने वाले लोगों के लिए भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था पूरी की गई है। अधिकारी ने कहा कि तय सीमा के बाद पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बता दें, अगली खबर, पर्दे के पीछे से भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहा है चाइना। आधुनिक हथियारों से पाकिस्तानी सेना को क्यों कर रहा है मजबूर, ड्रैगन बता दें, दरअसल भारत के खिलाफ चाइना कूटनीतिक साजिश रच रहा है। ड्रैगन अपने आधुनिक हथियार देकर पाकिस्तानी सेना को मजबूत बना रहा है। हाल में ही चाइना ने पाकिस्तान को हंगोर क्लास पनडुब्बी
भी डिलीवर की थी, जिसे उसे अपने नौसेना में शामिल कर लिया। इससे अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने चाइना से 8 पनडुब्बियों के लिए $5 अरब का समझौता किया था। चाइना पहले ही अपने रणनीतिक साझेदार को 4 आधुनिक फ्रिगेट डिलीवर कर चुका है। चाइना की योजना पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत कर उसे अपने उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की है। बलूचिस्तान में उसके प्रोजेक्ट सीपैक को BLA के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान की सेनाएं मजबूत होंगी तो इसका फायदा चाइना को ही मिलेगा। वहीं पाकिस्तान को भी फायदा है कि वो इन युद्धपोतों और पनडुब्बियों की मदद से भारत को चुनौती दे सकता है। दोस्तों, बीते कई सालों से पाकिस्तान के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना बैठा है चाइना। हालांकि पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका के साथ भी अपने रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ ही साथ बता दें, इतनी बुरी हाल होने के बावजूद भी दोस्तों उल्टा भारत पर ही पाकिस्तानी आरोप लगा रहा है कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा गरीबी है, वहाँ पर वॉशरूम तक नहीं है। जी हाँ, भारत में इतनी गरीबी, सड़कों पर लोग रातें गुजारते हैं और वहाँ वॉशरूम तक नहीं है। एक बड़े पाकिस्तानी नेता ने ये दावे किए हैं। उन्होंने न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उसने ये भी कहा है कि बहुत सी चीजें आर्टिफिशियल है भारत में, यानी वहाँ बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने भारत पेश करता है। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। पाई पाई को वो मोहताज है और हर वक्त उसको कर्ज का खौफ सताता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, UAE, सऊदी अरब और चीन का पहले से अरबों का कर्जा है, जिसे वापस करने की हालत में वो नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों जुबान इतना तेज चला रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान यूट्यूबर शोएब चौधरी से बातचीत में इस पाकिस्तानी नेता ने इतना बड़ा बयान दिया है, झूठे आरोप लगाए हैं, उल्टा भारत को ही जो इसने गरीब बता दिया है। दोस्तों, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी को? अगर आप भी मानते हैं यही कारण है कि आज पाकिस्तान और ज्यादा गरीब हो चुका है, तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान से एक अजब गजब खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, क्वेटा अस्पताल से ट्रेन हाईजैक करने वाले विद्रोहियों के शव को लेकर भागे प्रदर्शनकारी। जी हां, बलूचिस्तान प्रांतीय राजधानी क्वेटा के सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घुस गए और कई शवों को अपने साथ लेकर चले गए। माना यह जा रहा है कि ये शव बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों के हैं, जिन्होंने हाल ही में बोलन में जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन पर हमला किया था। सिविल अस्पताल के बाहर ये प्रदर्शन विवादास्पद बलूच अधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच के नेतृत्व वाले संगठन बलूच यकजहती कमेटी ने किया था। दोस्तों, प्रदर्शन में लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्य अधिकारियों से शवों की पहचान करने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, हुतियों के हमलों के पीछे ईरानी जनरलों का हाथ, सीधे अयातुल्ला अली खामेनेई दे रहे बड़ा आदेश। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि यमन के हुती विद्रोहियों के अभियानों की कमान ईरानी सेना के जनरल संभाल रहे हैं। इन जनरलों को सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से आदेश मिल रहे हैं। हुतियों ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही लाल सागर में कोहराम मचाया हुआ है। उन्होंने दर्जनों पर लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले किए हैं। इस दौरान कम से कम 2 जहाज डूब गए और 4 नागरिकों की मौत हुई है। वहीं कई जहाजों का हुतियों ने अपहरण भी किया है। हुती विद्रोही यमन से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन विद्रोहियों को ईरान की सैन्य मदद प्राप्त है। दोस्तों, साथ ही हाथों में बैनर, दिलों में गुस्सा। इजराइल में सड़कों पर जन सैलाब क्यों कर रहे नेतन्याहू के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन? दरअसल इजराइल की सड़कों पर जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। हजारों लोग हाथों में बैनर और झंडे लिए नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है और गाजा में युद्ध को राजनीतिक फायदे के लिए खींच रही है। दोस्तों, बुधवार को जेरूसलम में नेतन्याहू के आधिकारिक आवास के बाहर और तेल अवीव की मुख्य सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ी। हाथों में इजरायली झंडे और गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए तख्तियां लिए लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे। तो वहीं आपको बता दें, अय्याशी के चक्कर में फंस गए चीनी अफसर, लीक कर दिया जिनपिंग का टॉप सीक्रेट। दोस्तों, चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS ने हाल में ही एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें चाइना के विदेशों में तैनात अधिकारियों को जाल में फंसाकर उसने उनसे गोपनीय जानकारियां लीक करवाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि विदेशी जासूसी एजेंसियों ने इन अधिकारियों को पहले स्पेशल सर्विस के नाम पर अय्याशी के चक्कर में फंसाया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके चाइना के शीर्ष रहस्यों तक पहुंच बना ली। खास बात यह है कि इसमें एक अधिकारी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हनी ट्रैप था, जिससे वे आसानी से जाल में फंस गए। नेक्स्ट खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी। कहा, अगर कोई टेस्ला की कारों में तोड़फोड़ करेगा तो 20 साल के लिए होगी जेल। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार 21 मार्च को टेस्ला के कॉलिजन
कन्वेंशन सेंटर में तोड़फोड़ को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है। उसमें लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति टेस्ला की कारों या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए पकड़ा गया तो उसे 20 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और ये फैसला उन लोगों के लिए फंडिंग करने वालों पर लागू होगी। हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये चेतावनी अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने अरबपति एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की प्रॉपर्टी पर हाल ही में हुए हिंसक हमलों का जिक्र किया। साथ ही साथ आपको बता दें, रामनवमी पर बंगाल में सियासी घमासान, आईपीएल का मैच कोलकाता से गुवाहाटी हुई शिफ्ट, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। दोस्तों, अगले महीने रामनवमी आने वाली है, उससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच सुरक्षा को देखते हुए कोलकाता में होने वाला आईपीएल मैच गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सिक्योरिटी को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने रामनवमी के मौके पर बड़े आयोजन का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी इस मौके पर सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर हमलावर भी है। रामनवमी से पहले ही बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों के बीच पोस्टरबाजी भी हो रही है। दरअसल पिछले साल रामनवमी के मौके पर ही पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की थी। इसके बाद से बीजेपी टीएमसी को लगातार घेर रही है। 6 अप्रैल को आईपीएल का कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच ईडन गार्डन में मैच होना था, जो अब कोलकाता से गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कहना है कि अगर ममता बनर्जी रामनवमी के दिन ईडन गार्डन में सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है तो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, नीतीश कुमार और नायडू के इफ्तार और ईद मिलन का बहिष्कार करे मुसलमान, मुस्लिम संगठन का बड़ा आह्वान। दोस्तों, प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने शुक्रवार को कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर रुख को देखते हुए नीतीश कुमार, एन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा तथा दूसरे मुस्लिम संगठनों को भी ऐसा करना चाहिए। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में आरोप लगाया है कि ये नेता सरकार के संविधान विरोधी कदमों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में इस समय जिस तरह के हालात है और खासकर अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसा कहना है मुस्लिम संगठन का। वहीं बता दें, राहुल गांधी को बता दिया, बीजेपी ने आलमगीर राहुल जेब। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर भड़क गई बीजेपी। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करने वाला बिल पास हो गया है। इस पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है, जहां विधानसभा में विपक्ष ने इस बिल के विरोध में हंगामा किया। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आलमगीर राहुल जेब बताया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कर्नाटक की असेंबली में आज एक बिल पारित हुआ है जिसके अनुसार सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 2 करोड़ रुपए तक टेंडर में 4% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण ओबीसी कैटेगरी 2B से दिया गया है, यानी ओबीसी और पिछड़ों के अधिकारों में सेंधमारी हुई है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कहने पर सिद्धारमैया सरकार ने यह फैसला लिया होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केटीपीपी नाम का ये बिल तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें, अगर आपके भी फोन में ये 331 एप्लीकेशंस हैं तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। दोस्तों, तुरंत के तुरंत इसको अपने फोन से हटा देना। दरअसल अगर आपके स्मार्टफोन में चुनिंदा एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आप बड़े खतरे में हो सकते हैं। गूगल ने प्ले स्टोर पर मौजूद 300 से ज्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन को हटा दिया है क्योंकि ये फिशिंग कैंपेन से जुड़े हुए थे। सामने आया है कि 331 एप्लीकेशन वेब पर ऑपरेशन से जुड़े हैं और चुनिंदा एंड्रॉइड वर्जन में सिक्योरिटी फीचर्स को बाईपास कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन को 6 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। दोस्तों, इसकी पूरी लिस्ट हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है। आप अगर अपने फोन में इन एप्लीकेशन को रखे हुए हैं तो तुरंत के तुरंत डिलीट मार दीजिएगा, वरना ये बहुत बड़ा सेंधमारी कर सकते हैं आपके अकाउंट के साथ भी। इसी बीच दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।